खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है खुशामदीद, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। समय नाजरीन, आज कुछ छोटी बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट से रखने की कोशिश करेंगे। कुछ मामला जो मुल्की सतह के है उस पर गुफ्तगू करेंगे, फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उस पर थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, और फिर बराह रास्त सीधे बात करेंगे मरकज़ी मामलत वाली रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर पल पल एक नई खबर होती है और हर खबर के साथ साथ सियासत भी आपको देखने को मिलती है। इसलिए आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर हमारी गहरी नज़र रहेगी, तज्ज़िया निगारों के पास भी चलेंगे, और बुनियादी सतह पर एक ही स्टेट के अंदर यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है और दो तरह के इम्तिहान हुए। एक में सरकार का एक पैमाना था और दूसरा इम्तिहान आते आते पैमाना जो है वो बदल गया है, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर नाखिज अफराद इंतहाई मुश्किल में है। क्या मामला है तफसील के साथ आपके सामने थोड़ी देर में ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको फटाफट से आपको याद दिलाते चले कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपना रोल निभाएंगे। यानी जो काम आप घर बैठे कर सकते हैं दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को करेंगे, चाहे आप ट्विटर पर हमारे साथ है, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ है, फेसबुक पर हमारे साथ है, यूट्यूब पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर है तो आप उसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो आपके सर्कल के अंदर जितने लोग होंगे उन तक कश्मीर की आवाज़ पहुंच सकती है, जम्मू कश्मीर की सही अक्कासी जो है वो पहुंच सकती है। इसलिए घर बैठे वो काम आप ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे जी। बात आज उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से आसमानी कहर टूटा है उसके बाद न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन बनी हुई है, बल्कि दीगर मकामात पर भी अब लोग जो है वो इस पर बात करना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर चमोली इलाके में जहां पर ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है, 160 के करीब लोग जिनके हलाक होने का खदशा जाहिर किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता है, जिनकी तादाद अनऑफिशियली 150 से ज्यादा बताई जाती है। 10 लाशें अब तक बरामद कर ली गई हैं, जो अभी तक की तफसीलात हैं। बचाव कार्रवाई दोबारा रात को अंधेरी की वजह से रुकी, अभी सुबह फिर शुरू कर दी गई है, और टनल में जो लोग फंसे थे जिनकी तादाद 120 तक बताई जाती है, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, मजदूर थे, रियासती इंतजामिया के मुताबिक उनसे कोई राब्ता अभी तक नहीं हो पाया। कल जहां पर आईटीबीपी के 16 एहलकारों को बचा लिया गया था, बाकी जो मजदूर काम करने वाले यहां पर थे उनकी अभी तक इतलात मौसूल नहीं हो पाई है, किसी से कोई राब्ता नहीं हो पाया है। एक ये कि इस वक्त जो तबाही के मनाजिर उत्तराखंड के चमोली इलाके के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिले, 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता है और उनकी मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा। तो दूसरी तरफ साइंसदानों ने तशवीश का इजहार किया है, जिनका यह कहना है कि सर्दी के महीने में, सर्दियों के बीच जहां पर माइनस टेम्परेचर भी बालाई इलाकों के अंदर जाता है, वहां पर इस तरीके से ग्लेशियर टूटना यह इंतहाई तशवीशनाक है, और इस बात की तरफ वाज़े इशारा भी कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से दुनिया भर के अंदर खतरा पैदा कर रही है, जिस पर तशवीश का इजहार साइंसदानों की तरफ से किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात यह है कि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। चमोली और इसके आसपास के हिस्सों में हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश तक, जहां पर पहले ही सरकार ने कर दिया है, वहीं पर 10 लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। टनल में फंसे लोगों से फिलहाल कोई राब्ता नहीं हो पाया। इधर रियासती इंतजामिया की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है, मुआवजे का, एक्सग्रेशिया का ऐलान कर दिया गया है जिनकी मौत हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन 10 लोगों की अब तक लाशें बरामद की गई हैं, उनमें बेशतर लोग वो बताए जाते हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पुलों के ऊपर काम करते थे और पानी के तेज भाव में बहकर चले गए थे, बल्कि वो लोग जो टनल के अंदर फंसे थे, पानी के या मलबे के अंदर दबे हैं, उनसे कोई राब्ता अभी तक ताजा तरीन तफसीलात जो मिली है उनसे नहीं हो पाया है। ये तो मामला था कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि रियासत के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा कि हलाकतों का जो खदशा है वो बढ़ रहा है और लगातार काम जो है चल रहा है। लेकिन माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं जी। गोल्फ नामी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन इलाकों के अंदर काम करती है, इन जैसे इलाकों के अंदर काम करती है। उनका मानना है कि जिस तरीके का माहौल बना है और जिस तरीके से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो आज हमारे सामने आ चुकी है। यानी मनफी दर्जा हरारत के बावजूद भी चट्टाने, ये जो ग्लेशियर है ये टूटा है, उसके बाद जो क़यामत सुगरा उसने बपा कर दिया है वो आज आपके सामने है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत यह है कि बड़े एहतियात से काम लिया जाए। लेकिन साथ साथ गोल्फ का यह भी मानना है कि इंतज़ामिया ने 2 दिन पहले ही
अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरीके का वाकया हो सकता है, क्योंकि खदशात ये लगाए जा रहे थे। तो एक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है कि 2 दिन पहले से अगर हमारे पास वार्निंग थी तो क्यों हमने वो अलर्ट पूरी तरह से निभाया नहीं, और ये 100 से ज़्यादा लोग जो 150 के करीब बताए जा रहे हैं अभी भी लापता है। तो ये इसकी गफलतशारी है, क्यों हम वार्निंग जब आती है माहिरीन की तरफ से उसे इतना कैजुअल लेते हैं। नंबर 1 तो मामला ये है जी। दूसरा, एक बड़े माहिर है दुनिया भर में जिनका नाम है जो वो उनका लगातार ये मानना है कि देखिए जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि देखिए जिस तरीके से ग्लेशियर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें अब हम देख पा रहे हैं, शायद इंडियन सिस्टम के अंदर ये मौजूद ही नहीं थे। यानी इंडियन सिस्टम का मौजूद मतलब ये होना कि शायद ये काउंट के अंदर नहीं थे, इस वजह से पूरी नज़र जो है वो वहाँ पर नहीं रखी गई है। एक माहिर एक बात कह रहा है, दूसरा माहिर दूसरी बात कह रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि मरकज़ की DRDO की टीम को रवाना कर दिया गया है। माहिरीन की बड़ी टीम वहाँ जाएगी जो मौजूदा सूरत हाल पर नज़र भी रखेंगी, देखेंगी भी क्या हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनफी दर्जे हरारत भी है, और उस वक्त यह मामला सामने आया है जब माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है, और पूरी तरह से इसका असर न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर है बल्कि अब अलार्म बेल जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास भी बजना शुरू हो गया है। माहिरीन का मानना है कि अगर आज भी होश के नाखून नहीं लिए गए तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर इस तरीके की मुसीबत का सामना किसी भी वक्त जो है वो करना पड़ सकता है। ये खबर जो हम उत्तराखंड के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी अलार्म और अलर्ट में जो है वो कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की और। खबर जरा किसानों की करते हैं, क्योंकि किसानों का मामला लगातार एहतजाज जो है वो जारी है। मरकज़ अपने तरीके से बात कर रहा है, लेकिन अब ये मामला दिल्ली से उठकर अमेरिका की ऐवान तक चला गया है, और अमेरिकी ऐवान में बाज़ाब्ता तौर पर इस पर बहस मुबाहिसा भी शुरू हो गया। खबर किसानों की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार 29 मेंबरान की तरफ से तरमीम जो है वो सामने रखने की बात कही गई है, और तरमीम उस वक्त सामने रखी गई है जब सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने दोनों मुश्तरका इजलास से खिताब किया है। उसके बाद लोकसभा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बजट भी सामने रखी गई है, और बजट को इन दिनों समेटा जा रहा है, बजट पर बहस भी हो रही है। लेकिन खबर यह है कि 29 मेंबरान की तरफ से नोटिस जो है वो सरकार को चली गई, और 204 अमेंडमेंट जो है वो करवाने के हक में ये 29 मेंबर जो है ये मुख्तलिफ कानून के अंदर होगी, जिनमें किसानों को लेकर कानून भी बहुत बड़ा मामला है। लेकिन इंटरनेट को लेकर बड़ी खबर ये कि सवाल अमेरिका ने भी उठाए हैं, और अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर ये मामला जो है वो इस वक्त जेर बहस लगातार है। आज इस तहरीक के 75 रोज मुकम्मल हो गए, और सदर हिंद की तरफ से जो ऐवान में सबसे पहला खिताब किया गया था 29 तारीख को, उसके बाद से ही मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से उन पर रिएक्ट भी किया गया था। और अब चूंकि किसानों का मामला पहले दिन से ऐवान के अंदर दोनों हाउसों के अंदर हंगामा भी, एहतिजाज भी, कहीं पर काले कपड़े जो है वो पहनकर मेंबर पार्लियामेंट दाखिल हुए, उन सब के बीच में जहां पर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मुसलसल सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सरहदों पर आपने देखा कि इंटरनेट सर्विसेज को डाउन किया गया, रास्ते बंद हुए, कदगन ज्यादा यहां पर लगाई गई। तो उन सब के बीच में न सिर्फ मुल्क के अंदर ऐवान में जो कार्रवाई चल रही है, बल्कि वहां पर अमेरिका के साथ साथ भी दूसरी तरफ जो टॉप यूएस कांग्रेसमैन है उनकी तरफ से भी मरकजी सरकार पर कहीं ना कहीं जोर दिया गया है कि वो कम से कम जो मामलात इस वक्त हैं किसानों के पुरअमन तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। और इंटरनेट पर लगी पाबंदी, आपको याद होगा कि पिछले 5-8 दिनों से सोशल मीडिया साइट्स पर जिस तरीके से जो घमासान मचा है उस पर भी सरकार की तरफ से कई बयानात सामने आए हैं। लेकिन सदर हिंद की तकरीर और किसानों के मामले पर तरमीम सामने रखी गई है 29 मेंबरान की तरफ से, और इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की गई थी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कि सरकार की तमाम जो उसूलियाबियां हैं वो तो गिनवा दी गई, लेकिन किसानों के जो अब तक प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए कोई सही सोल्यूशन ढूंढा जाए, सही हल निकाला जाए, इसके लिए इस खिताब के दौरान कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई है, जिस पर अब 29 मेंबरान दोबारा आगे आए हैं। 29 मेंबरान 11 जमातों की तरफ से ये 204 अमेंडमेंट तरमीमें जो है वो सामने रखी गई है। ये तो मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन
बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिकी सेनेट में भी किसानों का मामला जो है वो गूंजा है और दिल्ली और आसपास के इलाकों के अंदर जहां इंटरनेट, तेज रफ्तार वाले इंटरनेट पर पाबंदी आयद है, उस पर एक बार फिर आवाज जो है वो अमेरिका से उठी है। ताहम यह पहला मौका नहीं है जब इंटरनेट को लेकर मामला इस तरीके से अमेरिकी ऐवान के अंदर आया हो। इससे कबल जम्मू कश्मीर के अंदर जब लगातार इंटरनेट पर पाबंदियां थी तो 2 बार इसी तरीके का मामला वहां पर उठा था और दोनों बार उन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ ये सामने रखा था कि इंसानी हकूक की पामालियां जो है वो ना हो, क्योंकि वो उनका मानना है। अमेरिकी सेनेट के अंदर जो तकरीरें हुई है, जिस तरीके से इस पर बहस कराने के लिए जो है वो तैयारियां हो रही है, वो ये है कि दरअसल इंटरनेट आज के दिन में इंसानी हकूक की पामालियां हैं। इंटरनेट को अगर आप बहाल नहीं करते हैं उससे कहीं ना कहीं इंसानी हकूक की पामालियां, और यही वजह है कि अमेरिका भी अब इस मैदान में जो है वो कूदा है। ताहम भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मामला अंदरूनी है और मामला इतना पेचीदा नहीं है कि अमेरिका को इसमें सालसी या किसी बयान की ज़रूरत पड़े। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं जी, अमेरिका से लेकर दिल्ली तक, लेकिन मामला था किसानों का। अब बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा बैनुल-अक़वामी भी आपके सामने बता दे और बात चीन की आपको बता दे। चीन जहां लद्दाख के अंदर हमारे सामने है, लद्दाख के बाद अरुणाचल और दीगर इलाकों के अंदर लगातार वो भारत के साथ 1 to 1 करने के मूड में है, वहीं पर अब श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर इलाकों के अंदर भी चीनी सरगर्मियां जो है वो तेज हो रही है और सरमायाकारी के जरिए से भारत पर अब खुफिया नजर रखेगा चीन। ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त श्रीलंका से सामने आ रही है और चीन की तरफ से जो उसकी पॉलिसीज हैं उसमें तब्दीली भी देखी जा रही है। सरमायाकारी के जरिए जहां पर श्रीलंका से भारत पर नजर रखी जाएगी, इसका मतलब यह कि 2 अहम मंसूबे जो श्रीलंका के अंदर बन रहे थे, सरमायाकारी को उन्हें मंजूरी सरमायाकारी की मिल गई है, लेकिन चीन की यहां पर कंपनियां काम करेंगी जिनको बाकायदा इजाजत मिल गई है। और हुकूमत पर जो चीनी पॉलिसी है, श्रीलंका के अंदर जो हुकूमत की पॉलिसीज अब तक रही हैं, उस पर चीन का असर क्यों दिख रहा है? इसकी बड़ी वजह यह है कि 2 दिन पहले एक वो मंसूबा जिस पर बोली लगी थी बाकायदा, जिसकी नीलामी होनी थी, 50 किलोमीटर दूर जो तमिलनाडु के एक शहर से पड़ता है, ये वो हिस्सा जो श्रीलंकन उस घाट के अंदर आता है जहां पर श्रीलंका के साथ साथ भारत की कंपनियां भी, यानी 2 बड़ी फिल्म्स जो थी जो इस नीलामी का हिस्सा बन रही थी, जब बोली लगी थी तो इस अहम मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़ी कंपनियां आगे आई थी। लेकिन आखिर में करीब $12 मिलियन जो है $, इसके तहत जो श्रीलंका की तरफ से जानकारी दी गई, श्रीलंका की मीडिया की तरफ से भी, कि ये जब बोली लगी तो चीन की कंपनी और भारत की तरफ से भी 2 कंपनियां जिनको मंसूबा दिया जाना था, या जो कोई भी इस बिड को जीतता तो उसको ये कंपनी, ये जो मंसूबा है उस कंपनी को सौंपा जाना था। इसमें चीन की एक बड़ी कंपनी कामयाब हुई है। अब श्रीलंका में, यानी भारत से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक मंसूबा श्रीलंका के अंदर बनेगा सोलर एनर्जी का। उस सोलर एनर्जी के उस प्लांट को, उस बड़े मंसूबे को श्रीलंका की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि भारत से चंद किलोमीटर की दूरी पर चीन की एक बड़ी कंपनी जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाएगी। और 2 बड़े अहम मंसूबे जो चीन की एक बड़ी कंपनी के खाते में इस बोली के बाद चले गए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वर इलाके से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर जाफना पेनिनसुला, आपने कई बार जब LTT की जंग चल रही थी तो आप इस पेनिनसुला के हवाले से बात सुन रहे होंगे, वहां पर अब चीन जो है वो अपनी सरगर्मियां तेज करेगा और उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट का मिला है। 3 मकामात पर उन्हें लगाना है और माना जा रहा कि यहां से वो एक और खुफिया निज़ाम के तरीके से काम शुरू करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर भी सरमायाकारी होती है उसके बाद जो अभी तक के एदाद शुमार है वो ये है कि चीनी कंपनियों के बड़े अफसर जो है वो बराह रास्त PLA के राब्ते में रहते हैं और उनके लिए भी काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ का दरवाज़ा खुलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त भारत के सामने है। ताहम भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिफाई मामले में किसी तरीके का समझौता नहीं होगा और ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता और समंदरी राब्ते जो है वहाँ पर गहरी नज़र जो है वो और रखने की बात सामने कही गई है। तो चीन अब अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख तो अपनी जगह, अब तमिलनाडु के जरिए से भी अंदर आने की कोशिश में है और वहां पर भी नजर रखेगा, खुफिया नजर रख सकता है। खुफिया इदारों की तरफ से पहले ही अपने खदशात का इजहार जो है वो कर दिया गया है। तो ये तो चीन की खबर हम आपको बता रहे थे। अब फटाफट से एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं। बात जरा समाजी राब्ता साइट्स की करते हैं। ट्विटर
और यूट्यूब, ये दो ऐसी राब्ता साइटें हैं जहां पर इंसान लाखों और करोड़ों लोगों तक एक साथ में चला जाता है। यानी आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के अंदर उस वीडियो की धूम मच जाती है, या आपने कोई ट्वीट किया और रिट्वीट कहां कहां पर जा रहा है और किस तरीके से लोग वहां पर रिएक्ट करते हैं वो आपके सामने है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली की सियासत तक आप जब नजर डालेंगे तो कई बार अवामी राब्ता साइटों पर नजला भी गिरा है, कदगने भी हुई हैं, लेकिन इस बार खबर जो है वो दो राब्ता साइटों से हम आपको बता रहे हैं, एक यूट्यूब की और एक ट्विटर की। खबर यह है कि ट्विटर के अंदर जो भारत की जो अहम तरीन रुकन थी उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है और ट्विटर ने उनके इस्तीफे को मान लिया है। समाजी राब्ता साइट ट्विटर से यह खबर और यूट्यूब से यह खबर कि किसान गाने को हटाने का फैसला ले लिया है। महिमा कौल जो भारत के अंदर ट्विटर के लिए काम करती थी, बल्कि भारत के अंदर जो ट्विटर की पॉलिसीज भी थी उन पर वो नजर रखती थी, उनकी लगभग छुट्टी कर दी गई है। मार्च के महीने में उनकी आखिरी ड्यूटी होगी और उसकी बड़ी वजह यह भी है कि गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से तहरीक को लेकर ट्विटर पर बातें चली हैं या जहां पर सरकार को काफी ज्यादा तनकीद का सामना रहा है तो काफी ज्यादा उन पर भी सवाल उठे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि यूट्यूब पर आपने देखा होगा पोर्टल से लेकर नेशनल चैनल्स तक कई चीजें ऐसे निकलकर सामने आई जहां पर इस तहरीक से जुड़े कई लोगों ने गाने लिखे, कई लोगों की तरफ से नए सॉन्ग्स तैयार किए गए और उनमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो ट्विटर और यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ माना जाता है, जहां पर बहुत सारी चीजें थी कि माहौल भी खराब हो सकता है। माहौल कैसे खराब हो सकता है? कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल इन गानों के बीच में, ऐसा म्यूजिक डाला गया जिससे भारत के अंदर ही सरकार की में बैठे लोग भी या नुमाइंदे भी शिकायत कर रहे थे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये अब 60-70 दिनों की इस तहरीक के बीच में समाजी राब्ता ट्विटर से ज्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर कई आर्टिस्ट आगे आए जिन्होंने इस तहरीक को दूसरा मोड़ देकर दूसरे रंग में पेश करने की कोशिश की। इन सब के बीच में जब गाने लिखे गए, जब लिरिक्स लिखी गई तो उनमें कुछ ऐसे काबिले एतराज मवाद भी माना जाता है जिसकी वजह से इस तहरीक के अंदर शामिल कुछ लोगों की तरफ से माहौल खराब करने की बातें भी सामने आई। लेकिन इन सब पर अब शिकंजा कसा है किसने? ट्विटर ने अपनी जगह, जहां पर भारत के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी महिमा कौल के पास थी, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो रही है और दूसरी तरफ यूट्यूब ने भी ऐसे तमाम अकाउंट्स पर पाबंदी का, बल्कि अकाउंट्स पर नहीं ऐसे गानों के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है जहां पर कम से कम उन म्यूजिक्स को, उन साउंड्स को, उन गानों को रोका जा सके जो तहरीक के नाम पर चलाए जाते हैं। लेकिन इससे माहौल न सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर भी खराब होने के आसार नजर आते हैं। और इस सिलसिले में दो बड़ी समाजी राब्ता साइट्स, एक तरफ ट्विटर और दूसरी तरफ यूट्यूब, अहम इकदाम करने जा रहा है और पॉलिसी जिस तरीके से मुल्क के अंदर थी उसमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर मजीद तब्दीली देखी जा सकती है। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब ट्विटर और यूट्यूब की, जहां पर दो बड़ी खबरें एक साथ हमने आपको बता दी कि समाजी राब्ता साइट किस तरीके से काम कर रही है। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात जम्मू कश्मीर की खबरों की करते हैं और सबसे पहले बात आज हदबंदी कमीशन की करते हैं, क्योंकि हदबंदी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है और उसके फौरन बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने कामकाज को वुसअत भी दे दी है। और जरा से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि लगातार मीटिंगों का सिलसिला दिल्ली के अंदर भी हुआ है और कई सियासी लीडरों के साथ फीडबैक भी लिया गया है। लेकिन अब की बड़ी खबर जो है कि फरवरी 18 तारीख को बुलाई गई है एक और बार डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग। इस साल की सबसे बड़ी मीटिंग मानी जा रही, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बाकी तमाम वो एसोसिएट मेंबर जो हैं उनको भी मदऊ किया गया है। और 18 फरवरी को जराये के मुताबिक दिल्ली के अंदर, जहां पर 11 से 11:30 के बीच में अशोका होटल में मीटिंग बुलाई गई है। रंजना प्रकाश देसाई, आपको याद होगा कि जब 6 मार्च को साल 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन बना था तो उस वक्त उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। वो चेयरपर्सन है इस डिलिमिटेशन कमीशन की और हदबंदी कमीशन की ये मीटिंग पिछले 1 साल के दौरान पहली और सबसे बड़ी मीटिंग होगी। इससे पहले खबर ये आई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लवाजमात पूरी करनी थी कमीशन की तरफ से, हदबंदी के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए थे वो किए गए। लेकिन उसके बाद ये पहली मीटिंग होगी जिसमें तमाम एसोसिएट मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से भी, मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से भी, उन सभी को मदऊ किया गया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है के शर्मा, उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया
गया है वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं 18 फरवरी को, और आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि इस साल के यानी 1 साल के अंदर मार्च 2020 के बाद ये कमीशन की जहां पहली मीटिंग होगी, वहीं 5 मार्च 2021 को कमीशन की वो हद भी खत्म हो जाएगी। यानी 1 साल के लिए एसोसिएट मेंबर्स को मिलाकर, बाकी तमाम जिम्मेदारान को मिलाकर ये जो कमेटी बनी थी वो 1 साल के लिए बनी थी। तो 5 मार्च को उसकी आखिरी तारीख होगी और उससे पहले ये बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग दिल्ली के अंदर होने जा रही है। जिन एसोसिएट मेंबर्स के नाम दावतनामे इजरा कर दिए गए मीटिंग के लिए, उनमें मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर वज़ीर ममलिकत की हैसियत से काम कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जुगल किशोर शर्मा, मोहम्मद अकबर लोन और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब जो लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सबको जो है एज एसोसिएट मेंबर्स के नाम पर जो है वो चिट्ठियां रवाना कर दी गई हैं और उन्हें जो है वो बुलाया गया है मीटिंग के अंदर। अब ज़रा बात करते हैं इस मीटिंग के खदोखाल के हवाले, चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है, साल ख़त्म होने को जा रहा है और माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो अपना काम जो वो कर रहा है। अब ये मीटिंग जो है वो ऑफिशियल मीटिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का व्यू पॉइंट क्या कुछ है, क्योंकि इस वक्त जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी को, जहां जुगल किशोर शर्मा जी रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं पर सबकी नजरें फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी साहब पर रहेंगी कि उनकी हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी। आपको याद होगा कि इससे कबल उन्होंने साफ यह कर दिया था कि वो टोटल बाइकॉट पर है और वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद पानी काफी जहलिम के अंदर बह चुका है, बड़ी चीजें तब्दील भी हुई हैं। क्या उस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, ये जानने के लिए सीधे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मसूदी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आप समझ सकते हैं कि जब हदबंदी की बात होती है और जम्मू कश्मीर के जाविये से जब इसको देखते हैं तो ये इंतहाई अहम मामला बन जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम ये फैसला कर चुकी थी कि हम इसका जी बाइकॉट करेंगे, कमीशन के सामने हाजिर नहीं होंगे। उसके बाद समाजी राब्ता साइट्स पर तरह तरह की बातें हुई हैं, बड़ा प्रेशर भी डेवलप हुआ है। अब जब 18 फरवरी को बुलाई गई है मीटिंग, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या बाइकॉट का ही बरदस्तूर है या अपनी बात आकर एहतजाजन वहां पर अपनी बात कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की तश्कील हुई है, ये जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को के तहत मुयस्सर इख्तियारात को बुनियाद लाते हुए तश्कील हुई जी। तो जनाब, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारी नज़र में, हमारा ये मानना है, वो गैर आईनी है और गैर आईनी तौर पर ये एक्ट जो इसकी ये एक्ट लागू किया गया, तो इस वजह से वो इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जो इख्तियारात इस एक्ट के तहत हासिल हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के तहत हमने ही नहीं बल्कि और भी 10 पिटीशन में इसको चुनौती दी गई है और हमारा ये मानना है ये गैर आईनी तौर पर विभाजित किया गया, तकसीम की गई जम्मू कश्मीर रियासत को। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दलाइल सुनने के बाद इसको समाज के लिए मंजूर किया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, तो हम ये बाइकॉट की बात नहीं है, हमारा ये इस्तदलाल है, हमारी ये कहना है कि देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसमें जो मुसल्लम जो है उसूल, उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किसी चीज पर फैसला साजिर नहीं करता तब तक एतराज करना चाहिए उन इख्तियारात को बरोई पर लाने। यही हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। ये ऐसे नहीं कि हम जा रहे हैं बाइकॉट कर रहे हैं या बाकी और चीज। हसनैन मसूदी साहब, आप माहिर कानून है और आप कानून की बात को बगौर समझ भी सकते हैं और बड़े एहसन तरीके से बता भी सकते हैं। बड़ी कोशिश ये भी की गई थी पेटिशनर्स की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा जाए, एक डायरेक्शन जाए स्टेट गवर्नमेंट को, फिलहाल स्टैंड स्टिल पे हर एक चीज़ को रखा जाए, कोई आगे ना बढ़ा जाए। उस पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस एप्लीकेशन को, कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हो गया है फिलहाल आगे बढ़ा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। तो ये तो उसी का हिस्सा है, आगे बढ़ने वाला हिस्सा है। जनाब, ऐसा हुआ नहीं। आप अगर मुझे मौका देंगे, ऐसा हुआ नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक्ट और जो भी 5 अगस्त को फैसले लिए गए उन पर रोक लगाई जाए और हमने एक बाज़ाब्ता एक अर्जी दी है। वो अर्जी मुस्तरद नहीं की गई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की कि हम इख्तियारात के बगैर नहीं है, पावरलेस नहीं है कि अगर कोई कदम उठाया जाए उसको अंडू करने के। तो हमारी जो अर्जी है वो मुस्तरद नहीं हुई है।
बल्कि ये ऑब्जर्वेशन भी एक इंडिया था, एक इशारा था सरकार को कि आप एतराज कीजिए इसको अमलाने में। राइट सर। तो हमारा लेकिन जब तक कोर्ट डिसीजन देगा, चूंकि अब ये कानूनी बेंच के अंदर चला गया है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जब तक कोई डिसीजन होगा तब तक सरकार के भी हाथ किसी ने बांधे नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और मियाद जो है इस कमीशन की मुकर्रर जो है वो 1 साल की है, उसके बाद रिपोर्ट आनी है। अगर ये रिपोर्ट आती है तो क्या आप ये नहीं मानेंगे कि पॉलिटिकली जो बात आपने सामने रखनी थी, चाहे एहतिजाजन ही, वो कहने में भी आप नाकाम हो जाएंगे? देखिए, हम इस वक्त फिल वक्त जो जब पहले भी हमारी नामजदगियों के बारे में जो स्पीकर साहब की तरफ से जो एक निकला था, एक ऑर्डर निकला था और उसका एक इम्पोर्टेंट, उस पर हमने ये साफ किया था। और अब ये पहली निशस्त से, जैसे कि आपने कहा, अब हम अभी आजकल में तो हमारी एक मुलाकात होगी दिल्ली में ही, डॉक्टर साहब भी हैं, और हम इसमें एक हतमी आपको कहेंगे। लेकिन हम ये बात है कि हमारा ये उसूली मौक़िफ़ है कि ये एक जो आईनी उसूल है, उस आईनी उसूल का एहतराम करते हुए एतराज़ किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए, क्योंकि टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री है मुल्क की। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, देखिए अगर ये बात सही है कि जो मैंने आपके सामने, तो मैं क्या ये एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, चुनाव भी आपने लड़ा है, वो भी 370-35 से खत्म होने के बाद, तो यहां पर आप अपना मौक़िफ़ रख पाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर। दो बातें ना यहाँ भी गवर्नर साहब, दो बातें साफ करनी जी। एक ये देखिए, जो उस रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बाकी उसके सिवा जो भी मामला हैं उनमें जो कमेटी हो वहां तो पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सीधे सीधे उन्हीं अख्तियारात का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार को मुयसर नहीं थी। हम पंचायत राज एक्ट 1989 के तहत इंतखाबात हुए, देखिए वो यहाँ पर मौजूद था 1996 के रूल से। लेकिन ये जो कुछ एक बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे बरोइकार लाया जा रहा है रिऑर्गनाइजेशन एक्ट को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ है हमारी नजर में। और जो टॉप कोर्ट है, टॉप कोर्ट ने पहले समाअत के लिए हमारी अर्जियां मंजूर की हुई है। अब ये है कोविड की वजह से दिक्कत हुई, वरना बड़ी सूरत के साथ उसमें समाअत हो रही थी। अब ये कोविड की वजह से जो एक मामला हुआ, इसमें तवारत हुई। लेकिन हमें ये उम्मीद है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में तो शुरू हो गई फिजिकल हियरिंग, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमें उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगी फिजिकल हियरिंग, और उसके बाद फौरन ही इस पर समाअत शुरू हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्ट करें कि आइंदा 1-2 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक हतमी फैसला लिया जाएगा कि जी हाँ, ये हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि देखिए ये जो हमारा ये अभी जो इंटीमेशन या था आपका, ये जो हमें मिली इतना, ये तो तब मिली, अभी 1 दिन पहले मिली, तब से रिसेस में था पार्लियामेंट 2 दिन के लिए। तो आज हमारी मुलाकात होगी, आज से फिर पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी, फिर अपनी। लेकिन हम इस उसूली मौके पर कायम है कि हम ये बाइकाट वगैरह की बात नहीं है, ये नहीं कि हम भाग रहे, बात ये है कि ये उसूल की बात है। एक कानून आप आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, समाज के लिए मुस्तरद कीजिए हमारी अर्जियां, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इसमें है। और उसके बाद मंजूर की समाअत के लिए, ये तो एक बड़ा एक मामला है ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर हम आपको बता रहे हैं कि 18 तारीख को जो है वो इजलास होने जा रहा है, और इजलास के अंदर हदबंदी को हतमी शक्ल जी भी है वो दी जा सकती है, क्योंकि सरकारी तौर पर जो रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेजात थे, वो ऑलरेडी कमीशन के पास आ चुके हैं। दिल्ली के अंदर 11:30 बजे ये इजलास होना है, और हसनैन मसूदी साहब बता रहे थे कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करेगी, क्या वो इस इजलास का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं जा रही है। अब आपको याद होगा, मैं ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले इस बात को वाइंड अप यहाँ पर कर दूँ कि सोशल मीडिया को भी आप ज़रा खंगालिएगा। जिस दिन फारूक साहब ने यह ऐलान किया था कि हम नहीं जाएंगे, उसके बाद तज्ज़िया निगारों के किस तरीके से उस फैसले को लिया था, और जब चुनाव हुए थे उसके बाद जब डिलिमिटेशन प्रोसेस की बात दोबारा सामने आई थी तो उस वक्त क्या कुछ कहा गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा है जो जम्मू कश्मीर के एतबार से होने जा रही है, क्योंकि आगे चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जब तक डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगल नहीं बच सकता है। इसलिए मार्च का महीना पास में है, और शायद उम्मीद यही सरकार के पास लगाई जा रही है कि कमीशन अपना मयाद जो है वो मुकम्मल करने से पहले एक हतमी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने रख सकती है। इस तरीके की खबर जो है वो ज़राए से हमारे पास है। फिलहाल यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान से नौजवान गायब है। अब ये कौन से नौजवान गायब है, इस पर आप हमारे साथ देंगे, और इम्तिहानात की बात करेंगे कि इम्तिहानात देना दर्द सर
क्यों है उन लोगों के लिए जो जिस्मानी तौर कमज़ोर लोग हैं। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।